वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत अपने 2 साल मुकम्मल कर रही है। इन 2 सालों में हुकूमत और अपोजिशन कहां खड़ी है? पहले हुकूमत को देख लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज कौम से मुख्तसर खिताब किया, जिसमें उन्होंने कौम को 4 मुबारकबादें दी। एक तो जश्न आज़ादी के हवाले से, दूसरी कोरोना के चैलेंज से निपटने की। लेकिन जो ज्यादा अहम बात उन्होंने की वो मुल्क की मईशत के हवाले से की, जिसके बारे में उनका यह कहना था कि मुल्क मुश्किल हालात से निकल रहा है, मईशत फिर से संभल गई है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी हो रही है। सारी कौम ने मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। जो हमने फैसले किए, आज हमें अल्लाह का खास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ी खुशखबरी IPPs के हवाले से दी और बताया कि हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिससे बिजली अब सस्ती मिलेगी। मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के। तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है इनसे। इसकी डिटेल्स तो हमारी टीम्स आपको बताती रहेंगी, लेकिन इसका अब आपके अवाम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब वो बिजली की जनरेशन की कीमत कम होगी, ये फायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अवाम को भी होगा। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बताया गया कि ये जो मुआहदे थे इनको एकतरफा खत्म नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से पहले भी नुकसान हुआ। माजी में इस मसले को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि माजी की हुकूमतों ने साइन किए थे, इस बात का ख्याल किए बगैर कि इससे हमें मुस्तकबिल में कितनी मुश्किलात पेश आएंगी। अब जब भी डिवैल्यूएशन होती है तो जाहिर है कि वो हमारे जो पेबल्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो नतीजतन महंगी हो जाती है बिजली। उससे आवाम को भी तकलीफ होती है और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी इकोनॉमी जितनी भी है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाती है। हुकूमत और IPPs के दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, इस हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं, और वो इतलात ये हैं कि 27 बिजली घरों ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। विंड एनर्जी टैरिफ जो है वो 25 रुपए की बजाय 14 रुपए फी यूनिट होगा। इस इकदाम से हुकूमत को 700 अरब रुपए से जायद की जो है वो बचत होगी। बिजली घरों को मुनाफे की अदायगी डॉलर की बजाय रुपए में होगी, और डॉलर की रुपए में तब्दीली, डॉलर का रेट जो है वो 148 रुपए फिक्स होगा। निजी बिजली घर हुकूमत को 104 अरब रुपए वापस करने पर जो है वो तैयार हो गए। अब ये तो है हुकूमत का, और हुकूमत इसे अपनी बड़ी कामयाबी जो है वो करार दे रही है। दूसरी तरफ 2 साल और अपोजिशन, जो हुकूमत पर अपोजिशन तनकीद तो बहुत करती है, और वज़ीर-ए-आज़म का उनसे गिला है कि 2 साल में ये जो अपोजिशन है इसने उन्हें काम नहीं करने दिया। पहले तो हम डिफॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया, उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है NRO का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज में वो शोर मचा देते थे कि जी NRO 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, NRO 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोजगार देने का सोच रहे थे, इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ऑपोजिशन जो कि हुकूमत के खिलाफ APC बुलाने की कोशिश भी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान जो ऑपोजिशन के लिए राब्ते का किरदार भी अदा करते हैं, वो इन कोशिशों से और खास तौर पर बड़ी पार्टियों का जो तर्ज अमल है उससे कुछ खास खुश नहीं है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने यही कहा कि अपोजिशन को वाज़े लाहे अमल देने की जरूरत है। कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी नज़र में
इस नज़रिए के साथ मुतसादिम हैं कि एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। तो अब भी हमारा उनसे यही तकाजा है कि ये रविश अगर तर्क कर दी जाए और बड़ी वजाहत के साथ और यकसुई के साथ हम हिज़्ब इख्तिलाफ करें और इस तरह राय करें, तहरीक चलाएं, तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे। क्या 2 साल बाद भी अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई वाज़ेह लाएमल नहीं दे पा रही? क्या वाकई पाकिस्तान की मुश्किलात कम हो रही हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में जो बात करेंगे, वेरी क्विकली मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल है और इंट्रोड्यूस करा दूं। नाज बलोच साहबा मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून से, वो लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और फ़ारूक हबीब साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर कौमी असम्बली, वो भी हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपसे इस बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ। 2 साल हुकूमत के खान साहब मुबारकबादें दे रहे हैं, कबूल कर लें मुबारकबाद सर? किस चीज़ की? अगर तो आप ये समझते हो कि आपको महंगाई महसूस नहीं हो रही रहमान अज़द साहब, अगर तो आपको ये पता चल गया है कि जो खुशखबरी उन्होंने दी कि ग्रोथ रेट 5.8 पे हम छोड़ के गए, -0 पे है, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की शाहराह जिसे हम कहते थे 70 साल से, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि कश्मीर पर वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, तो आज की कौम सारी पूछती है उनसे कि 1 साल होने को है उस कब्ज़े पर, कि क्या आपकी हिकमत अमली है जो हमें बताई जाए, जो आपने अपनाई 1 साल के अंदर, हमें ये बताया जाए कि आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, वो आज दावे कहाँ हैं? आप हमें ये बताएं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं आपसे नाराज़ क्यों हैं? नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं, आपकी हिकमत अमली क्या है वहाँ? उसी तरह डुबोएंगे जिस तरह 2 साल आपने मईशत को डुबोया, उसी तरह आप डुबोएंगे खारजा महाज पर, जिस तरह आपने कश्मीर पर और आपने अमेरिका के साथ, ईरान के साथ या अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को अपनाया। किस बात पर हम खुश हों कि आपने बेरोज़गारी में इजाफा किया? इस बात पर हम खुश हों कि जिस चीज़ का मुबारकबाद जो उन्होंने दिया मियाँ साहब, ये भी बड़ा काम है IPPs के हवाले से जो हुआ है, बड़ी देर से ये चल रहा था। अगर रहमान इस पे मैं उनको मुबारक दूं तो आज तक तो जिस चीज़ का उन्होंने नोटिस लिया है उसकी शक्ल बिगड़ी है, उसका नोटिस लेने से उनकी चीज़ें प्राइस बढ़ी हैं। मैं खुदा करे जो ये कह रहे हैं इस पे पूरा उतरा है, मगर मुझे 1% इस पे यकीन है। वो आप देखें कि पेट्रोल की जब इन्होंने कीमतें कम की तो पेट्रोल गायब हो गया और 25 रुपए बढ़ गया तो अगले दिन पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। ये है इनकी गवर्नेंस, ये है इनकी हिकमत अमली कि आप मुझे ये बताएं कि डॉलर की आज प्रवास क्या है और आपके रुपए की कदर कितनी ज़मीन के अंदर धंस गई है। फिर आप मुझे ये बताएं कि कोई 2 साल के अंदर इनकी कारकर्दगी ऐसी हो जिस पर ये खुद फख्र कर सकें। पाकिस्तानी कौम तो नहीं, ये खुद उस पर फख्र कर सके। पाकिस्तान की तबाही कर दी और ये कह रहे हैं बड़ी खुशखबरी सुना। और जहाँ तक कोरोना के हवाले से इनका कहना है तो अल्लाह अल्लाह करके इनकी कोई हिकमत अमली तो नहीं थी। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ने हम पे करम किया, अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया, तो इस वबा से हम बच गए। जश्न आज़ादी वाली मुबारकबाद कबूल है, लेकिन IPP वाली और मईशत वाली नहीं। अब जश्न आज़ादी पे भी सुन लें। जिस आज़ादी के लिए या जिस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देने के बाद यह हासिल किया था, क्या वो मकासद 2 साल के अंदर आप देख रहे हैं पूरे होते? आप मुझे ये बताएं कि तबाही इन्होंने मचा दी हर अदारे की। दिन के हवाले से मुबारकबाद कह रहा था, दिन के हवाले से तो हर कोई दूसरे को मुबारकबाद देता है। भाई मुझे ये बताएं, जब आज़ादी राय की पाबंदी हो, जब जमहूरी आज़ादी की पाबंदी हो, तो कैसे आपको मैं मुबारक दूंगा भाई? चल आधी मुबारकबाद फारूक हबीब साहब कबूल है। IPPs के हवाले से मियाँ साहब जो है वो कह रहे हैं कि अभी देखेंगे अगर वाकई सस्ती बिजली मिलती है या नहीं मिलती। देखिए बात यह है कि हमें तो जो इनका किया धड़ा है हम तो उसका सामना कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जो इनकी लगाई हुई आग है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप IPPs को ले लें
तो किस अंदाज से जो है वो महंगे बिजली घर लगाए गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए गए 12 सेंट्स के ऊपर इन्होंने जो है वो उनके मायदे किए हैं। आज अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो 3 सेंट के ऊपर कर रही है, यानी उसका यूनिट जो है वो 6 से 7 रुपए के अंदर पड़ेगा। जो ये मायदे करके गए थे वो मायदे 12 सेंट के अंदर ये करके गए थे। मुझे आप ये बताएं ना। दूसरा मामला ये है कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में से 620 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो रकम ये आईपीपीज लेके जा चुके हैं। आज मौजूदा हुकूमत ने उस चीज के तहत उनको टेबल के ऊपर लेकर आए, उसकी इंक्वायरी करवाई, उनके साथ निगोशिएट किया कि भाई अवाम का क्या कसूर है। पाकिस्तान की अवाम को नून लीग के लगाए हुए महंगे जो आईपीपीज हैं इनकी हुकूमत के अंदर लगाए, जो बगैर सोचे समझे इन्होंने अवाम के ऊपर महंगी बिजली का बोझ डाल दिया। आज हम उसको कम कर रहे हैं। आज हम अगर आप देखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके रिटर्न को हम 17, 18, 19% से कम करके 12% के ऊपर ले आए हैं। जो लोकल इन्वेस्टमेंट है उनको हमने कहा कि आपको डॉलर के अंदर रिटर्न नहीं देंगे। अब आप अंदाजा करें कितना बड़ा जुल्म किया है कि जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको भी जो रिटर्न है वो डॉलर के अंदर कर रहे हैं। डॉलर की तो आगे पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है। अब ये सागदार जैसे लोग जो आज मुल्क से मुंह छुपा के भागे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं भगोड़े बन के, वो इस किस्म के फैसले करके गए थे। अब उनको रिटर्न जो है वो रुपए की मद में दिया जाएगा। इसी तरह फिर ONM जो मेंटेनेंस करनी होती है पावर प्लांट्स की, फिर जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, वो तमाम हुकूमत के ज़िम्मे आती थी। ये जो सर्कुलर डेट का पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये इनकी माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से था। अब उसके ऊपर भी हुकूमत ने उसको कहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट भी जो है उसका डायरेक्ट अगर प्राइसेस कम होंगी तो उसका फायदा भी अवाम को पहुंचेगा। और ONM भी जो है वो 50-50% जो पहले पूरा हुकूमत बर्दाश्त करती थी, अब 50-50% जो है वो शेयर की बुनियाद पे आधा हुकूमत आधा जो मुतलका IPPs है वो उसको शेयर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये वो इकदामात हैं जो हमने अमली तौर के ऊपर करके दिखाए हैं। जो इनके किए हुए माहदे थे जिनके अगेंस्ट सॉवरेन गारंटीज थी, ये कोई आसान काम नहीं था रहमान उनको टेबल के ऊपर लेके आना बैठाना, लेकिन हमने बैठाया, हमने मेहनत की है। अब आप देखेंगे कि उसके सम्राट जो है वो आवाम को मिलेंगे, बिजली के रेट जो है वो कम होंगे। आईपीपीज वाले पॉइंट पर जरा फारूक भाई, ये आईपीपीज वाले पॉइंट पे मैं जरा रहना चाहता हूं, उसके बाद फिर बाकी इश्यूज पे भी जरा बात करेंगे। बट नाज बुलोच साहब, एक तो उनका कहना है ये आसान काम नहीं था, और दूसरा कि ये आप लोग करके गए थे। आपसे ज्यादा तो वैसे नून लीग की हुकूमत के दौरान जो है वो मुआहदे हुए थे, मगर ये पिछली हुकूमतों का किया हुआ था जो कि इन पर मुश्किल थी और इस मुश्किल से अब वो निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने 14 अगस्त की बात कही, तो मेरी तरफ से तो मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को 14 अगस्त की मुबारकबाद हो, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये हम कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों को जब देखते हैं तो एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन फिर इस हुकूमत की कारस्तानी अगर देखते हैं तो 73 इयर्स में अगर आप देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड महंगाई इस हुकूमत ने 2 साल में कर दी। 2 साल में जितनी गुर्बत इन्होंने की 70 साल में इतनी गुर्बत कभी मुल्क में नहीं हुई। बेरोजगारी 70 सालों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। महंगाई में 70 सालों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। कर्जों में 70 सालों का रिकॉर्ड इन्होंने 2 साल में तोड़ दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि अपने किए कराए का मलबा दूसरी गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर डाल के, जो कि जिस तरह मियां जावेद लतीफ साहब बता रहे हैं, आपको बेहतर हालात में जीडीपी देकर गए, आप तो मनफी पे -2 के पर जीडीपी लेकर पहुंच रहे हैं। फिर इन्फ्लेशन आप देखें, गुर्बत देखें, बेरोजगारी देखें, कोई एक अच्छी खबर नहीं है। यहां तक कि मुबारकबाद की बात हो रही है तो इनको तो मैं BRT की मुबारकबाद भी नहीं दे सकती, क्योंकि BRT की बसें भी तो वो चल पड़ी है। BRT की अब तो मुबारकबाद, अब तो दे दे मुबारकबाद, नहीं दे सकती। नहीं, इन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें कि हम इनको मुबारकबाद दें उसका, क्योंकि BRT की बसें पहले दिन ही खराब हो गई, लोगों को पैदल जाना पड़ा। और वो वीडियोस पूरी सोशल मीडिया पे चल रही हैं अवाम की, पेशावर के लोगों की, जिनका जीना आपने मुहाल करके रखा हुआ था पिछले 7 सालों से, जो उनका हाल करके रखा है। एक लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में नहीं चल रहा। पंजाब में हालत आप देखेंगे, बोजार साहब जो है उनके कारनामे आपके सामने हैं। कौन सी एनआरओ क्राउड जो है वो हुकूमत को जो वो काम नहीं करने दे रहा था। दैट मींस कि 2 साल इस हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पे केसेस में इन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया। इन्होंने कोई
कोई कारकर्दगी नहीं की, कोई गवर्नेंस नहीं की, कोई काम इन्होंने नहीं किया। तरक्याती काम तो दूर की बात, पीएसडीपी का फंड उठा के आपने कम कर दिया, खत्म करने के ऊपर है आप। तो व्हाट आर यू अप टू? आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या है? आप ये अच्छी बात करें कि 2 साल हो गए, हम तो वो एनआरओ मांग रहे थे, हमने दिया नहीं, अब हम आगे काम करेंगे। भाई 2 साल में आपने क्या किया? कोई एक खबर। आप फूड इनसिक्योरिटी के देखेंगे, फूड मिनिस्टर खुद फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े वो तो बड़े होपफुल हैं, वो कह रहे हैं कि अब कोरोना का जो चैलेंज है वो खत्म हुआ है और अब जो है वो काम जो है वो चलना शुरू। कल वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, उन्होंने रियल एस्टेट का कहा। अच्छा चलें, आप कोरोना पे मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो आवाम देख रही है इस शो को, मैं उनको कहना चाहती हूँ, खुदा के वास्ते पब्लिक प्लेसेस पे निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, क्योंकि कोरोना मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ है और केसेस में इजाफा हो रहा है। खुदारा ये हुकूमत जिस तरह आपको रिलैक्स अप्रोच कह रही है कि खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। और ये जो दूसरी वेव अगर खुदा ना करे हिट हुई तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप मास्क पहन के, आवाम से मेरी इल्तिजा है कि खुदा के वास्ते आप पब्लिक प्लेसेस में निकलते हैं तो रश वाली जगहों पे कहीं पर भी निकलते हैं, खुद भी मास्क पहने, अपने बच्चों को भी मास्क पहनाए। कल मैंने 14 अगस्त में इस्लामाबाद में आजाद देखे, जो मैंने ओवरऑल पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में देखा। इसका जवाब फारूक हबीब साहब आपने देना है। इनका कहने का मैशत ऑन ट्रैक अभी भी नहीं है, मगर वज़ीर-ए-आज़म तो जो है वो मुबारकबादें दे रहे हैं। फिर क्यों दे रहे हैं? और फिर जो हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से चैलेंज है और अपोजिशन के लाअमल आगे का क्या, उस पर बात होगी के बाद आने। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत के 2 साल, क्या मुश्किलात कम हो रही हैं? फारूक हबीब साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बातें जो हुई, एक तो आप रिस्पॉन्ड जरा कर दीजिए, दूसरा हमारा एक बड़ा चैलेंज खारजा पॉलिसी का है और पाकिस्तान को अभी भी इस वक्त अपने ताल्लुकात को इवन मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो कायम रखना है, उनको सही रखना है, वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये आपको लगता है कि हुकूमत इससे निकल पाएगी? आज तो श्री मजारी साहिबा ने जो है अब वो अपने फॉरेन ऑफिस को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो बयानिया जो है वो बना दिया था कश्मीर के ऊपर, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं वो काम नहीं करते। देखिए रहमान, पहली बात तो ये है कि इन्होंने अभी बात की कोरोना के हवाले से। देखें, बात ये है कि हमें ना तो इनसे मुबारकबाद लेनी है और ना हमें इनसे कोई मुबारकबाद की जो है वो तवक्को है, क्योंकि जो ये मुल्क के साथ करके गए हैं तो इनसे इस किस्म की कोई मुबारकबाद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मामला ये है कि पूरी दुनिया जो वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना के हवाले से इक़दामात हैं उसको अप्रिशिएट कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट आते हैं, वो कहते हैं दुनिया सीखे जो पाकिस्तान ने जो है वो कोरोना के साथ लड़ने के हवाले से जो इक़दामात किए हैं उससे दुनिया को सीखना चाहिए। उन्होंने तारीफ की। बिल गेट्स फोन करके जो है वो तारीफ कर रहे हैं, दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, दुनिया की बड़े बड़े जो अखबारात हैं वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, ये तो कहते थे सब कुछ लॉकडाउन कर दें, सब कुछ जो है वो बंद कर दें, आम आदमी को बेरोजगार कर दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आम आदमी का रोजगार नहीं बंद कर सकता, गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा नहीं कर सकता। पहले ही हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गुर्बत बहुत है। अगर इन्होंने ठीक से काम किया होता अपनी, जब इनको 3-3 बार बारियां मिली हैं, अब तो हमारे मुल्क के अंदर कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए था। अब तो इस मुल्क को जो है वो दुनिया के कोरोना के हवाले से आपका पॉइंट आ गया। अब ये जो हमारा खारजा महाद है जो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, इस पर आ जाए जरा। और जो कश्मीर के हवाले से आज श्री मजारी साहब ने बात की, मुझे रहमान सिर्फ आपने जो है ना वो 2 मिनट दे दें अनइंटरप्टेड, मैं इस पे फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करूंगा, थोड़ी मुझे मईशत के ऊपर भी आधा मिनट बात करने दें, ठीक है। हमें जो है वो IMF 2018 मार्च में कह गया कि IMF के पास ये भी गए हुए थे ना, उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है, जो हमारे हवाले करके गए थे। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो इनको $2 अरब पे मिला था, पीपल्स पार्टी ने दिया था, ये $19 अरब पे लेके गए, हम आज उसे नीचे लेके आए हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो इजाफा किया है। आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से ऊपर चले गई है। आपने पहली बार जो है वो 40,000 आपने जो है वो FBR ने टैक्स कलेक्ट किया है। आज मैशियत जो है वो बहाल होना शुरू हो गई है। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो चल पड़ा है हाउसिंग के हवाले से। जहां तक रही बात, आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मुझे जावेद लतीफ साहब से पूछ के बताएं कि पहले 4 साल तो PMLN का वजीर खारजा ही कोई नहीं था। इनके दौर में तो फॉरेन पॉलिसी थी ही नहीं। इनके दौर में तो जो है वो साड़ियों के तोहफे चलते थे मोदी को। इनके दौर में मोदी जब दिल चाहता था आके रायमंड के अंदर बिरयानी भी खा जाता था, कॉफी भी पी जाता था। आज अजीत देवल जैसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वो भी आ जाते थे। हमारे दौर में तो जो है वो उनके 2 जहाज भी हमने गिरा दिए पकड़ के। आज अगर वो हमला करते हैं, हम खुल के कहते हैं कि भारत इसके अंदर मुलव्वस है।
आज अगर खित्ते की सूरत हाल को देखें तो अफगान अमल प्रोसेस के अंदर जो है वो भारत शामिल नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत है। आज अगर आप ईरान में देखें तो चाबहार इनके दौर में इंडिया जो है वो चाबहार में घुसा। अब मुकम्मल कर लेने देना मुझे। आज हमारे दौर में आप ये कह रहे हैं कि आज हमारे हालात बेहतर है मियां साहब। आज बांग्लादेश में हमारे रहमान, अब आप बताएं कि यूएई के साथ इनके दौर के अंदर तो ताल्लुकात ही नहीं थे। मियां साहब, ममालिक की बात कर रहे हैं। रहमान, इतना क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे, 11 साल बाद यूएई के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान मेहनत कर रहा है, वो जो लोगों की नलायकी। फरूक भाई आपका जवाब आगे मुझे जरा सुन लेने दें। मियां जावेद लतीफ साहब मियां जावेद लतीफ साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी मियां साहब देखें, बात सीधी सी है, इससे आधा वक्त ही मुझे दे दीजिएगा, लेकिन रहमान मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कब तक हम सुनेंगे कि पिछली हुकूमतों ने ये किया। 2 साल आपको हो गए हैं, आपने जो चंद चढ़ाया है वो बता दें। लोग आपको देख रहे हैं भाई, आप नहीं बात करें, आप लोगों के रिलीफ के लिए कोई बात करें। आपकी तो तरजीहात कौम जान चुकी कि सिवाय इंतकाम के और कोई आपकी तरजीह है ही नहीं, ना अवाम है ना कोई और जहां तक आप बात करते हैं कि कश्मीर में बड़ा आपने तीर मार लिया है, या आप कहते हैं साड़ियां तकसीम करते थे, आप कहते हैं वजीर खारजा नहीं थे इनके, तो आपके वजीर खारजा होते हुए आपने ये गुल खिलाए हैं कि आप मकबूजा कश्मीर आपने 70 सालों बाद दे दिया। और उसके बाद आप ये बताएं कि जिक्र करते हैं कि साड़ियाँ देने की या उसके आने की नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान। तो मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि वाजपेयी पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मीनारे पाकिस्तान बैठकर उसने कहा था कि पाकिस्तान एक हकीकत है और कश्मीर मुतनाज़ा इशू है, इसे मिल बैठकर हल होना चाहिए। ये हम फख्र करते हैं, मगर हम इस बात पर फख्र नहीं कर सकते, ना आपको मुबारक दे सकते हैं कि साल होने को है आपने कश्मीर बेच दिया और उस पर हिकमत अमली नहीं बनाई। आप पर इस बात पर हम आपको मुबारकबाद दें कि लोगों से पूछो जाके कि लोग कश्मीर बेचने वाले को वोट देंगे या एटमिक कुव्वत बनाने वाले को लोग अपना समझते। आप किस एजेंडे पे आए हुए ये आज तक तो लोगों को पता नहीं चल सका, मगर अब चीजें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। देखिए मेरी जरा गुजारिश है, एक जरा सुन लें। मियां साहब, आप इनकी तरजीहात की तो बात कर रहे हैं, मगर आप लोगों की तरजीहात क्या है बतौर ऑपोजिशन? ये 2 सालों में आज जो आप लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो ये कहते हैं कि आप यकसू नहीं हैं, आपके पास लाहे अमल नहीं है अगर इनके साथ जो है वो कोई मसला है। नहीं, एक सेकंड अगर मुझे ये भी दे दें कि जब हम हुकूमत में थे तो हमारी तरजीहात थी, इनकी तरह बेतुकी रागनी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं था इनके पास। हमारे पास एजेंडा था, उस वक्त दहशतगर्दी थी, हमने दहशतगर्दी पर काबू पाया। उस वक्त अंधेरे थे, हमने बिजली के कारखाने लगाए। ये बात नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या मुआहदे किस तरह किए जाते हैं। इनको तो बनी बनाई चीजें मिल गई हैं ना, तो इनको बातें आती हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं ना कि मौलाना साहब के हवाले से, ये बात आपकी दुरुस्त है और मौलाना साहब की बात यहां तक भी दुरुस्त है कि यकसू होना पड़ेगा तमाम अपोजिशन को। ये यहाँ बात कहना मुनासिब ये नहीं है कि हिकमत अमली कोई नहीं है। हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक होता है कि आईनी कानूनी तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए, वो है अदम एतमाद। मगर अदम एतमाद का जो हाल होता है बलूचिस्तान असेंबली में, उसके बाद सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद से सारे अदारे बशमूल कौम सब मिल बैठकर अब वक्त आ गया है कि सर जोड़ के इनसे जान छुड़ाएं, इनसे ब्लैकमेल ना हो। और इनसे ये कहना गलत है बलूचिस्तान असेंबली हो, सेनेट के जो है वो चेयरमैन का अदम एतमाद का मामला, वो तो आपके लोग ही थे, वो कोई जाने दो यार, लोगों ने थोड़ी जो रहमान अजहर साहब दूसरी तरफ जो है वो वोट दिए थे। आप अगर पूरा सच नहीं बोल सकते तो आप ना बोलें, मगर मेरे से सारा कुछ ना कहलवाएं। पता आपको भी है कि क्या हुआ है, मगर मैं इसके बावजूद चले आधा सच तो हम बोल लेते हैं ना। आधा सच बोल रहे हैं तो यही है कि वो बंदे तो आपके थे यार। आधा सच अगर आप बोल रहे हो तो बंदे आगे पीछे करता कौन है भाई? दूसरा सच भी बोल लो। अच्छा, मगर मैं फिर भी ये कहूंगा, बंदों से पूछे ना यार। बंदों से क्या पूछना है? थर्ड अंपायर की मैं बात कर रहा हूं, इनसे पूछे थर्ड अंपायर कौन है। अच्छा, और एक आखिरी बात इस हवाले से मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी हुकूमत होती है, वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग की हो,
मुंतखब होती हैं, ये मुंतखब लोग नहीं हैं। जो मुसल्लत किए जाते हैं उनकी तरजीहात और होती हैं, और जो मुंतखब होते हैं उनकी नलायकी। और देखें, कोई भी हुकूमत हो उसके दौर में सख्त वक्त भी आते हैं, मुश्किल हालात भी आते हैं, इश्यूज भी होते हैं। ये तो बात करते थे कुलभूषण की फांसी देने की, कौन रोकता है आज इनको कुलभूषण को फांसी देने से? इन्होंने कहा कि पायलट हमने पकड़ा, उसको 5 स्टार चाय पिलाकर उसको आपने वापस कर दिया। क्या कश्मीरियों के खून से आपने गद्दारी की या उनको मरहम रखी? आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ठीक है, मैं अब जरा मुझे थोड़ा सा जरा मौका दे, मैं ये नाज बलोच साहबा से भी पूछ लूं, ये एपीसी बुलाना ये इतना मुश्किल काम तो वैसे नहीं है, मगर ये क्यों मुश्किल? अच्छा, मुझे वो कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद आप जवाब दे दीजिए। ब्रेक के बाद जरा पूछेंगे मियां जावेद लतीफ साहब से भी इसका जवाब कि ये एपीसी बुलाना जो है वो मुश्किल क्यों होता जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत और अपोजिशन के 2 साल, तो अपोजिशन के 2 सालों पर मैंने सवाल नाज बलोच साहब छोड़ा था कि ये एपीसी बुलाना ये पहले कभी इतना मुश्किल काम तो नहीं होता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब सामने उभरे भी हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपना रोल अदा किया है। और इस वक्त जिस तरह से तमाम जो हुकूमती परफॉर्मेंस है, जो कि एक पुअर परफॉर्मेंस है, एक इनएप्ट किस्म की हुकूमत इस वक्त चल रही है, उसको सही मानों में अगर टफ टाइम कोई अपोजिशन दे रही है तो आप देख रहे हैं कि अपोजिशन में बिलावल भुट्टो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल अपना बिलावल भुट्टो ही दे रहे हैं, पीएमएलएन या आगे मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये अब हो यार, मेरी गुजारिश मेरी ये है कि अब एक दूसरे से गिले शिकवे शुरू हैं। मौलाना पब्लिकली आकर बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये एपीसी मुस्लिम लीग नून उस तरह से साथ नहीं दे रही तो पीपल्स पार्टी को ही बुला लेनी चाहिए। नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता रही हूँ, आगे मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इस वक्त देखिए, बावजूद तमाम मसाइल के, बावजूद तमाम वो झूठे मुकदमात के और वो नैब के केसेस के, आप देखें जरदारी साहब के तमाम जो उनके ऊपर नैब के चार्जशीट लगा के उन्होंने उनको डे 1 से जो है मेक श्योर किया कि फ्रंट जो बेंचेस हैं वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग के MNAs हो, वो आगे मौजूद ना हो, जो लीडरान है इन पॉलिटिकल पार्टीज के, शाहिद खाकान अब्बासी हो, खुर्शीद शाह हो, ये जितने भी लोग हैं, उन सबको नैब के इन तमाम चुंगल में फंसा के, इन्वॉल्व करके, उलझा के इन्होंने अपोजिशन को चुप करने की तो हमेशा से थी, नैब हमेशा से थी, एपीसीयां भी हमेशा से होती हैं, मगर मैं अभी पूछ रहा हूं, और अभी फैटफ के बिलों पर जो छोटी जमातों ने कहा है कि बड़ी जमातें तो खामोश तमाशाई जो नहीं, देखिए फैटफ के बिल के ऊपर 80% जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्लॉज बाय क्लॉज जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया है, और 80% ऑफ द अमेंडमेंट्स डन वर गिवन बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये अच्छी बात है कि म्यूचुअल कंसेंसस के साथ हुकूमत ने उनके ऊपर एग्री किया। हमने अपना होमवर्क करके रखा था, बिकॉज वी बिलीव कि जो काम आज ये हुकूमत करेगी उसका खमियाजा आने वाले वक्त में हमें भुगतना होगा, लिहाजा कोई ऐसे लकूनास, ऐसी कोई चीज बाकी ना रह जाए जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हमें मुश्किलात का सामना हो। ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी अभी भी मजबूत है, उसी तरह से जो है वो चल रही है। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी अपना जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है हर इश्यू पे अपना, हम अपनी जो हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो सामने भी आती है, और हम अपनी जो पार्लियामेंट्री रोल है उसको हम मुझे जरा नून लीग से पूछना है, मैं फरूख आपकी तरफ आऊंगा, पूछूंगा कि ऑपोजिशन मजबूत हुई है, कमजोर हुई है, मगर मियां साहब ऑपोजिशन को छोड़ें कि वो यकसू हैं या नहीं है, आपकी पार्टी के हवाले से भी बहुत बात होती रही, अभी ये मरीम नवाज साहिबा की जो पेशी हुई है उसके बाद ये ज्यादा हो रही है, क्या आपका अपना बयानिया कुछ वाजे हुआ है कि उसमें कोई यकसुई आ गई है? रहमान, बात सीधी सी है, अगर कोई समझना चाहे तो ठीक है, नया समझना चाहे तो बड़ी बातें हैं। आप 30-35 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि शरीफ फैमिली में दराड़ है, तकसीम होगी, आज तक हुई तो नहीं और ना होगी इंशाल्लाह। आज दूसरी बात यह है कि बयानिया की, भाई पहले दिन से हमारा बयानिया यही है कि अदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, आइन कानून की बालादस्ती हो। तीसरा, हम कहते क्या हैं, हम ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब को के नाम पर इंतकाम नहीं लिया जाना चाहिए। आज मैं नहीं कह रहा, तमाम अपोजिशन कह रही है, आला अदलिया कह रही है। इसके बाद मैं फिर दूसरी बात कहूँगा कि जहाँ APC का तल्लक है तो कहा जाता है कि अपोजिशन जो है वो तकसीम है, तो मैं ये कहूँगा कि इससे पहले मुस्लिम लीग बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस बात पे क्लियर थी
कि लोगों को, जमातों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। 2014 में जब हुआ था तो आज हमें ये कहा जाता है कि आप नैब के कवानीन को चेंज करते। जब पनामा आया तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी, साथ क्लैरिटी तो दो चीजों पे चाहिए, एपीसी कब बुलानी है और मुस्लिम लीग नून ने उसमें जाना है या नहीं जाना। ये दोनों बातें मैं दोनों बातें अर्ज कर देता हूँ, होना चाहिए। दोनों बातें अर्ज कर देता हूँ, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि जब धरने के बाद पनामा आया तो उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी पीछे हटना शुरू हो गई। हमने अखलाकी तौर पर उस पर काम बंद कर दिया। अब आ जाएं तीसरा जो आज की सूरत हाल है, हम कहते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान जो बात कहते थे इलेक्शन के फौरी बाद, उस बात को मान लेना चाहिए था। फिर मौलाना फजल रहमान ने जो लॉन्ग मार्च किया या जो धरना दिया, उसमें पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ था, उनका अपना एक तरीक़ाकार था, मगर मुस्लिम लीग जो थी उनकी क़यादत जो थी बिल्कुल क्लियर थी कि मौलाना फजल रहमान के साथ बिल्कुल हमें हर तरीके से साथ देना चाहिए। आज की बात सुन लें कि एपीसी बातें, उनको पुलों के नीचे पानी वो बह गया। आज जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, आज की बात यह है कि मुस्लिम लीग पर एपीसी में फैसला जो भी हो, मगर मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से ये फैसला कर चुकी है कि जिन लोगों के पास हम जाते हैं वो बाहर आने के लिए बेताब हैं बाहर, क्योंकि वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ मुस्लिम लीग नून नहीं बनेगी तो कल किस मुंह से जाएंगे। हम फैसला कर चुके हैं, उसका टाइम और उसका तरीकाकार नवाज शरीफ बताएंगे, मगर एपीसी में हम वो फैसला लेकर जाना चाहते हैं मुस्लिम लीग का, ताकि एक प्लेटफॉर्म से अपोजिशन काम कर सके। वो आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ ने वो फैसला। फारूक हबीब साहब, अपोजिशनें, हुकूमतें वैसे सियासी तौर पर कमज़ोर होती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, अपोजिशनें मजबूत होती हैं। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अपोजिशन जो है वो मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है? देखिए, बात यह है कि ये ऑपोजिशन ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ऑपोजिशन है। अब मसला ये है कि अभी इन्होंने कहा था जी कि सेनेट इंतखाबात के अंदर जो है वो क्या हुआ। चले, सेनेट इंतखाबात के अंदर जो हुआ उसके नतीजे में जिन लोगों ने वो किया वो थे तो आपके मेंबर, और सबको पता है कि वो किसके मेंबर थे, किस किस ने क्या क्या काम किया। थोड़ा हौसला करते तो उनको कोई शोकाज नोटिस ही दे देते, उनको पार्टी से निकाल देते। हम सेनेट के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने 17 एमपीएस इलेक्शन से 2 माह कबल फारिग किए थे, जिन्होंने वोट नहीं डाले थे, जिन्होंने अपने जो है वो जमीर के सौदे किए थे। तो यहाँ पर भी ये भी कोई जुर्रत का मुजाहरा कर लेते, गिले करते हैं, फिर ये भी थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करते हैं, तो भाई फिर आप उनको निकाल देते ना अपनी सफों से। आपने भी नहीं निकाला उन्हें। अब मसला ये है कि फजल रहमान साहब को इन्होंने कंटेनर भी दिया, बावर्ची भी दिया, इनको उन्होंने जो है आउटसोर्स धरना करवाया उनसे, ताकि कश्मीर से जो है वो तवज्जो हटाई जाए। हमें कहते हैं कश्मीर बेच दिया, हमने कश्मीर नहीं बेचा, बल्कि हमने तो कश्मीर का क्लेम पूरी दुनिया के सामने जो नक्शा लेकर आए हैं वो बढ़ा दिया। आप लोग तो जाते थे मोदी के हलफ के ऊपर जाते थे, तो आप जंदाल को मिलने जाते थे, क्योंकि वहां पर आपके वो बिजनेस पार्टनर्स थे। ऑपोजिशन वाले पे जरा आप ये ऑपोजिशन कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? मैं एक ब्रेक के बाद, ब्रेक विल स्टार्ट विद यू, आपसे ही शुरू करूंगा कि फरूक मुझे एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद आते फिर जरा तफसील से तसल्ली से जो है वो बात सुनेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। फारूक हबीब साहब, ऑपोजिशन 2 साल बाद कमजोर या मजबूत? देखिए, बात यह है अपोजिशन का जो सबसे बड़ा इनका मसला है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पीएमएलएन की बात करें तो इनके अंदर जो है वो लीडरशिप क्राइसिस मौजूद है। अब मुझे बताएं कि क्या डॉक्टर अदनान फैसला करेंगे कि कब इन्होंने जो है वो तहरीक शुरू करनी है, क्योंकि वही फैसला करेंगे कि मियाँ साहब की जो है वो सेहत ठीक हुई है या नहीं हुई, वो तो अब तलाशे गुमशुदा हैं। दूसरा मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पार्टी लेके चल रहे हैं, ये मरियम साहिबा जो है वो खुद इनको बेचैनी है कि ये पार्टी की लीडरशिप को संभालें, तो इनको तो अपना लीडरशिप क्राइसिस का सामना है। दूसरी जानिब ये है कि जो कराची के अंदर जो सिंध की हुकूमत है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि वो नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। 12 साल से इनकी वहां पर हुकूमत है, इनको वहीं पे तो तवज्जो देनी है ना इनको भी। अब इनको नैब के केसेस का सामना है, ये चाहते हैं एहतसाब बंद कर दिया जाए, एहतसाब का इदारा बंद कर दें, आज सब अच्छा होगा। जो आप मुबारकबादें ढूंढ रहे थे ना, वो मुबारकबादें भी ये देनी शुरू कर देंगे। ये पीपल्स पार्टी की सियासत
क्या सिंध तक महदूद है? और दूसरा, ये जो सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से जो है वो चल रही है, आज भी रजा रब्बानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो है वो साजिश है। देखिए, पीपल्स पार्टी फेडरलिज्म की बात करती है, एक वफाक की अलामत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रही है। इसीलिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलती थी, और यही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, यही पीपल्स पार्टी का फोकस जो है वो मसाइल का हल होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके 2 साल पूरे हो तो आपके भी सिंध में 2 और साल होंगे। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखें तो हुकूमत के अंदर की जो अपोजिशन है, जो पीटीआई के अपने अंदर जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन भी बहुत मजबूत हो गई है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि इनके पास जो इत्तेहादी आए थे वो अब इनकी अपोजिशन बन बैठे हैं अंदर ही अंदर। और इसी तरह पार्लियामेंट में जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी मजबूत है, क्योंकि उसकी जिम्मेदार हुकूमत की कमजोरी, हुकूमत की नाकामी और इनकी नाअहली है। जहां तक आपने सिंध की बात की, अभी मेरे भाई फरूख हबीब ने बात की, तो मैं फरूख की तवज्जो दिला दूं कि आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि आपने सदर्न पंजाब को, साउथ पंजाब को सूबा बनाना है, वो तो आपने बनाया नहीं। केपीके की जो हालत आपने करके रखी है वो कौम के सामने है। एक अच्छा खासा शहर लाहौर आपको मिला था, उसको आपने इस वक्त हालिया बारिशों में जो मंजर पेश हो रहा है लाहौर का, और कचरे की सफाई तक लाहौर में नहीं हो रही, उस पर तो आपने बात करनी नहीं है। लेकिन सिंध में जहां आपकी हुकूमत नहीं है तो वहां पे कराची जो 70% आपका रेवेन्यू देता है, उस कराची के ऊपर अगर आप नजर रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये नाइंसाफी और सिंध के मैंडेट के साथ नाइंसाफी है। आप मियां साहब आप भी एग्री करते हैं? मैं एक बात कर लूं, देखिए, लेट द पीपल ऑफ सिंध डिसाइड। सिंध की अवाम ने मैंडेट सिंध की हुकूमत को दिया है, और ये अवामी मैंडेट पार्लियामेंट में, असेंबली में बैठे हुए जो सिंध के नुमाइंदे हैं, उनके पास ये इख्तियार है। लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट। चले मियां साहब, आपके ख्याल में भी ये 2 अपोजिशनें हैं, एक पीटीआई के अंदर और एक पार्लियामान में? वैसे देखें, वो अपोजिशन तो छोटी होगी, 20 करोड़ अवाम इनकी अपोजिशन बन चुकी है रहमान। ये जो फ़र्क के अंदर छोटा फयाज चौहान आ गया है ना, ये मुनासिब नहीं है। मैं फ़र्क को ज़रूर मशवरा दूंगा, छोटा भाई है तो फयाज चौहान से बचे, उसकी गुफ्तगू से या उससे मुतासर हुए बगैर। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो आप कह रहे हैं ना अपोजिशन, अपोजिशन पीटीआई से हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, मगर जो अपोजिशन हकीकी है पार्लियामेंट के अंदर, उनको 20 करोड़ अवाम जो अपोजिशन इनकी है उसका तर्जमान बनना पड़ेगा। उसके बगैर अपोजिशन भी उतनी ही मुल्ज़म होगी जितनी हुकूमत है आज कौम की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, फारूक हबीब साहब और नाज बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।